Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and I hope your preparation for FCAT examination would have been going on very well, and today we are going to see what should be the right strategy for your preparation for FCAT examination. Okay, देखिए जिस दिन रिजल्ट आता है FCAT एग्जामिनेशन का उसके बाद काफ़ी भयंकर डिसअपॉइंटमेंट होती है काफ़ी बच्चों को और काफ़ी मैसेजेस मिलते हैं मेरे को कि सर हमने काफ़ी हार्ड वर्क किया था, बहुत मेहनत की थी, सालों साल बच्चे मेहनत करते हैं बट डिस्पाइट दैट दे कुड नॉट क्लियर इवन कट ऑफ। रीज़न क्या है कि वो जो हार्ड वर्क किया गया है, वो जो मेहनत की गई है वो सही डायरेक्शन में नहीं की गई। जहाँ पे आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत थी वहाँ पे एफर्ट्स नहीं डले। ओके, और जहाँ पर एफर्ट्स नहीं डालने की ज़रूरत थी वहाँ पे आपने मेहनत की और आपका टाइम बिगड़ता चला गया, और जो रिक्वायरमेंट थी, जिस चीज़ की ज़रूरत थी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, वो लोग हम कर नहीं पाते। तो जो नए बच्चे होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, जो इनएक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, उनके साथ में यही होता है। और काफ़ी मेहनत करने के बाद में कई सालों के बाद उनको ये समझ आता है कि भाई पढ़ना क्या है और कैसे है। ओके, तो देखो आज हम यही देखेंगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। मेन थिंग इज स्मार्टनेस। ठीक है, हार्ड वर्क करो लेकिन स्मार्टनेस के साथ में करो। ओनली ऐसे ही हार्ड वर्क करने से नहीं होगा। आजकल कंपटीशन का ज़माना है, कुछ चंद सीटें हैं और उनके लिए लाखों में पब्लिक रेस में दौड़ रही है। तो आपको उस रेस में से निकल के आगे आना है। तो आगे आने के लिए बेटा आपके पास में स्मार्टनेस होनी चाहिए, आपको पब्लिक से हट के काम करना होगा। यदि आप पब्लिक के साथ में ही चलोगे तो पब्लिक के साथ में ही रह जाओगे। आपको आना है भीड़ में से हट के अलग। ठीक है, तो आपको भीड़ से हट के काम भी करना पड़ेगा, वो है स्मार्टनेस। स्मार्टनेस के साथ में तैयारी करिए। देखिए आई वॉज ए हिंदी मीडियम कैंडिडेट बट डिस्पाइट दैट आई स्कोर 248 मार्क्स। ओके, आई वॉज नॉट सो गुड एट इंग्लिश। मेरा वोकेबलरी पार्ट इतना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था एंड आई वॉज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो माई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये जो टॉपिक्स होते हैं ये सब मेरे इतने अच्छे नहीं थे। राइट, बट डिस्पाइट दैट आई स्कोर्ड वेरी वेल। रीज़न आई प्रिपेयर्ड विद स्ट्रेटजी। ओके, मैंने स्मार्टनेस के साथ में काम किया था, जो पढ़ना था वही पढ़ा था, और ओनली 17 डेज़ की प्रिपरेशन में मैंने 248 स्कोर किया था। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका कोई सा भी मीडियम से, आप हिंदी मीडियम से हैं, मलयालम मीडियम से हैं, किसी भी मीडियम से हैं, आप इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म करेंगे यदि आप इस तरीके से तैयारी करते हैं जैसा मैं अभी बताने जा रहा हूँ। मैं अपनी ही स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ विच आई यूज्ड टू फॉलो ड्यूरिंग माय टाइम। और देखिए आपके एफकेट एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मॉक टेस्ट मैं कुछ ही दिनों में ऐप पर अपलोड कर दूंगा। तो वो मॉक टेस्ट की आप प्रैक्टिस जरूर करके जाना। उससे क्या है कि जो भी गलतियां होंगी वो आप यहीं पे करके जाएंगे, एग्जाम में आपसे गलतियां नहीं होंगी और आप फेमिलियर हो जाओगे एग्जामिनेशन के। ओके, ऐप और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वो जो टेस्ट होंगे, जो मॉक टेस्ट होंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने से पहले सबसे पहले हमको एग्जामिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। ये हैं 4 सेक्शंस आते हैं एग्जामिनेशन में, आप सभी को पता है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के 25 हैं, इंग्लिश के 30 हैं और जीके के 25 हैं। राइट, देखो आपका 1/3 पेपर, ऑलमोस्ट 1/3 पेपर आपका ओनली इंग्लिश से हो रहा है। ठीक है, ओनली इंग्लिश कवर कर रहा है, और इससे आपका पेपर और आसान हो जा रहा है। इससे आपका पेपर और आसान हो जा रहा है। देखो जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उनको तो डर लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि यार ये तो और डिफिकल्ट हो गया, इससे बढ़िया तो रीजनिंग में ही रहते थे। पहले 30-32 क्वेश्चन रहते थे तो हम वहाँ पे कम से कम अच्छा परफॉर्म तो कर लेते थे। लेकिन देखो मैं आपको बताऊं, इंग्लिश में जो ये क्वेश्चंस बड़े हैं ये आसान ही हैं आपके लिए, और इतना कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल की इंग्लिश नहीं आती है। राइट, इसमें जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो सिंपल ही होते हैं और आप इजीली उनसे स्कोर कर सकते हो सकता है रीजनिंग में आप नहीं कर पाते, रीजनिंग में भी सारे क्वेश्चन थोड़ी कर पाते हैं बच्चे, वहाँ पे भी गलती होती है और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंग्लिश। हम इसको ही देखने वाले हैं आज की आपको इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। देखो ये चारों सेक्शंस में सबसे ज़्यादा जो स्कोर होता है वो इन 2 सेक्शंस में होता है, एक तो रीजनिंग में और एक इंग्लिश में। मैथमेटिक्स में भी लोगों को दिक्कत आती है और ये टाइम टेकिंग भी होता है। ठीक है, और जीके में ऑलमोस्ट सभी लोगों को दिक्कत आती है क्योंकि जीके का सिलेबस बहुत बड़ा है और इसमें कम लोग ही अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। यदि कोई 16-17 क्वेश्चन सही कर लेता है तो समझो उसकी जीके बहुत अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सभी लोग कमज़ोर रहते हैं। राइट,
जो ज़्यादा स्कोर होता है वो देखो यहीं पे होता है, और जिनकी मैथ अच्छी होती है वो यहाँ पर भी अच्छा स्कोर करते हैं। ये आपको पूरे पूरे नंबर दिलाता है, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी इंग्लिश, राइट। हम बाकी की भी बात करेंगे कि कंप्लीट एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी चाहिए, लेकिन अभी क्या है कि मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, हमको इंग्लिश से डर लग रहा है और इंग्लिश के ज़्यादा क्वेश्चन है। सो इंग्लिश इज़ गोइंग टू प्ले वाइटल रोल इन योर एग्जामिनेशन। तो देखो हम आज देखेंगे कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखेंगे, क्या हमारे सोर्सेज होने चाहिए और किस तरीके से हमको पढ़ना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। देखो यदि हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या क्या है। कंप्रहेंशन, कंप्रहेंशन का मतलब वही एक पैराग्राफ होता है, उसको हमको रीड करके 2-3 क्वेश्चंस होते हैं एफकेट के एग्जामिनेशन में। 3 या 4 क्वेश्चन पूछ लेता है वो, उनके हमको आंसर देने होते हैं। सिंपल होता है टॉपिक। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट में क्या होता है, पैराग्राफ ही होता है, 6-7 लाइन या 7-8 लाइन का एक पैराग्राफ होता है। उसमें बीच बीच में खाली जगह हुई होती हैं, कई जगह पर 3 दे दे, 4 दे दे, ठीक है। तो आपको उनको फिल करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में क्या होता है, सेंटेंस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और उनमें किसी एक पार्ट में एरर होती है तो आपको वो चूज करना होता है। नेक्स्ट है सेंटेंस कंप्लीशन या फिल इन ब्लैंक। सेंटेंस होता है उसमें खाली जगह होती है, आपको उसको फिल करना होता है। नेक्स्ट इज सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या होता है, वो PQRS वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो सेंटेंस होता है उनको शफल करके देता है वो तोड़ के, और आपको एक ऑर्डर में उनको लगाना होता है, एक सही ऑर्डर में लगाना होता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एनालॉगी, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। ये है देखो इसका सिलेबस। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनमें से किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो कंप्रहेंशन से CDS में तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन FCAT में हार्डली 4 क्वेश्चन पूछेगा, अदरवाइज 3 या 4 क्वेश्चन होंगे। छोटा सा एक पैराग्राफ होगा 10-12 लाइन का, हो सकता है उससे भी कम का हो। ऐसे ही क्लोज टेस्ट में आपसे 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एरर डिटेक्शन में आपसे अराउंड 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेंटेंस कंप्लीशन में आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी आपसे अराउंड 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस से भी आपसे अराउंड 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी आपसे अराउंड 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसे ही एनालॉगी से भी आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ सकता है। और देखो सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, इन दोनों से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन तो वो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन सिनोनियम से और 3 क्वेश्चंस एंटोनियम से। तो ये है आपके क्वेश्चंस का वेटेज कि भाई किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो ये जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है, इसमें ये राइट वाला जो पार्ट है, ये एक ऐसा पार्ट है, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये ऐसे हैं कि जिनकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आप कितना भी पढ़ते रहो, कितना भी पढ़ते रहो, इनकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये जो लेफ्ट साइड में जो टॉपिक्स हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि इनका सिलेबस बहुत छोटा सा है, ठीक है। आप कम पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो, कम पढ़ के आप इनको बहुत जल्दी तैयार कर सकते हो, कम टाइम में तैयार कर सकते हो। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं सारे, ये जो 5 टॉपिक्स हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि आप कितना ही पढ़ो कोई गारंटी नहीं है जो आप पढ़ के जाओगे वहीं से क्वेश्चंस आएगा। लेकिन यहाँ पे गारंटी है कि जो आप पढ़ के जाओगे वहीं से क्वेश्चंस आएगा। और देखो ये वाले जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि इनका सिलेबस बहुत बड़ा है तो बच्चों के अच्छे से तैयार होते नहीं है। तो बच्चों के जब ये अच्छे से तैयार होते नहीं है तो इनका फोबिया भी रहता है, तो बच्चों के अंदर डर रहता है। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा जो चिंता सताती है इन्हीं टॉपिक्स की सताती है, और वो बस इन्हीं के बारे में बोदर्ड रहते हैं और इन्हीं के बारे में वो सोचते हुए रह जाते हैं, ठीक है। इनमें देखो सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है वो है ये सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, ठीक है। इनकी कोई लिमिट नहीं है, इनकी कोई लिमिट नहीं है। आप कितने भी पढ़ के चले जाओ, कोई गारंटी नहीं है कि जो आप पढ़ के जा रहे हो वही आपसे पूछा जाएगा। और देखो बच्चों का ज़्यादा अटेंशन जो रहता है वो यहीं पे रहता है। और देखो ज़्यादातर लोगों का ये वाला जो सेक्शन होता है ये कमज़ोर ही होता है। सबसे ज़्यादा जो तुक्के लगाने की कोशिश करते हैं लोग यहीं पे करते हैं, और यहीं पे क्वेश्चन आपका गलत होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और ऐसे टॉपिक में रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, अपने सारे टाइम को इसी में खिपाते रहते हैं, इसी की तैयारी करते जाते हैं। अब उनके हिसाब से तो मेहनत हो रही है बहुत ज़्यादा कि सर हमने तो बहुत मेहनत की थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे मार्क्स नहीं आए, हमारी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, हमारा अच्छा स्कोर नहीं आया। तो देखो यहाँ पर जो मेहनत कर रहे हैं ना आप, यहाँ पे आप मेहनत करते जाओगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, अराउंड 6 से 8, बस 6 से 8 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसको ज़्यादा ही क्वेश्चन देने, ज़्यादा ही मेहरबान है वो इन टॉपिक्स पे, तो वो 8 ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अदरवाइज हार्डली उसको 6 क्वेश्चन पूछने 3-3, ठीक है। अब इनका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, आप पढ़ते रहो। इनको पढ़ने के चक्कर में आपने सारा टाइम निकाल दिया
और एंड में कोई गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन इन्हीं से आएगा और आपसे वो क्वेश्चन हो ही जाएगा। तो देखो ना तो आपका ये वाला टॉपिक तैयार हुआ, ठीक है, और इसके चक्कर में आपने ये सारा जो रिमेनिंग है ना ये भी छोड़ दिया आपने, तो ना आपका ये तैयार हुआ, राइट। तो डूब गई आपकी इंग्लिश, ना ये तैयार है, और जहाँ पे आप स्कोर कर सकते थे, जहाँ पर आप थोड़ा सा पढ़ के कर सकते थे, ना आपने वो तैयार करा इसके चक्कर में। तो ये है आपका बिना सोचे समझे पढ़ाई करने का तरीका, बिना स्ट्रेटजी के, ठीक है। ये एक ब्लंडर है और ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं, और इंग्लिश में ही नहीं अदर सेक्शंस में भी यही करते हैं। आप उसमें देखो जीके वाले सेक्शन में देखो हर कोई करंट अफेयर्स के बारे में बोदर्ड है जी, करंट अफेयर्स पढ़ाइए सर, करंट अफेयर्स की वीडियो लाइए सर, करंट अफेयर्स सर कैसे करें, करंट अफेयर्स की टेंशन है। और करंट अफेयर्स एक ऐसा समुद्र है जिसको फतेह करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। स्टैटिक पे काम करना चाहिए, लेकिन लोग करंट अफेयर्स, आप इन टॉपिक्स को करंट अफेयर्स से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे ये सिनोनियम्स और एंटोनियम्स करंट अफेयर्स की ही तरह हैं। क्वेश्चंस आएंगे बहुत कम और सिलेबस है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और आप ऐसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो जो कि पहाड़ है और उसमें से निकलेगा थोड़ा सा जूस बस। तो देखो ये गलती नहीं करनी है, और 95% जनता यही गलती करती है और इसी गलती की वजह से वो डूबते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो फेल होते हैं इसी वजह से फेल होते हैं कि जो उनका वीक पॉइंट होता है वो बस उसी के बारे में बोधड़ होते हैं और उसी की तैयारी में वो लगते हुए रहते हैं। और देखो जो चीज़ आपकी बचपन से लेके आज तक कमज़ोर है, अब आप उसको 1 महीने में कैसे स्ट्रॉन्ग कर लोगे? आप उसमें मास्टरी कर लोगे क्या? नहीं हो पाएगी ना। आपको सबसे पहले वो टॉपिक तैयार करने चाहिए जो आपको आते हैं, जिनमें आपका इंटरेस्ट है और जिनको आप कम पढ़ के अच्छे से कमांड में लेके आ सकते हो, राइट। तो देखो सबसे पहले जो मैं करता था, मैं क्या करता था, मैं ये वाले टॉपिक्स तैयार करता था सबसे पहले, ठीक है। जब मेरे ये टॉपिक्स तैयार हो जाते थे तब मैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, और मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, मैंने एफकेट एग्जामिनेशन के लिए कभी सिनोनियम्स और एंटोनियम्स पढ़े ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितना टाइम मैं सिनोनियम्स और एंटोनियम्स को प्रिपेयर करने में लगाऊंगा, इतने टाइम में मैं पूरी इंग्लिश को पढ़ लूंगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि मेरी वोकेबुलरी इतनी अच्छी नहीं है, मैं चाहे कितना ही पढ़ूँ कोई गारंटी नहीं है जो मैं पढ़ के जाऊँगा वही क्वेश्चन आएगा। और देखो होता भी था ऐसे ही। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिनोनियम्स और एंटोनियम्स पढ़ के मत जाओ, लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप इसको लास्ट में पढ़ के जाओ। सबसे पहले आप अदर जो टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से तैयार करो। देखो कंप्रेहेंशन है, कंप्रेहेंशन में क्या करना है, ये एक तरीके से आपका इंग्लिश में रीजनिंग का टेस्ट है। आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है, बस आपको समझना है कि भाई वो क्या कहना चाह रहा है, जो ऑथर है जो उसको लिख रहा है उस पैराग्राफ को, कंप्रेहेंशन को, वो क्या कहना चाह रहा है, उसका निचोड़ क्या है, उस पर फिर वो 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। अब बताओ ये कोई डिफिकल्ट टास्क है क्या? नहीं है। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, 15-20 कंप्रेहेंशन छोटे छोटे करके जाना, वो CDS की तरह बड़े बड़े मत करके जाना, इसमें छोटे छोटे ही आते हैं एफकेट में, राइट। इसकी देखो प्रैक्टिस करोगे, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ही मान के चलो तो 3 3 9, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन आपके देखो फ्री फंड के हो जा रहे हैं। एक दिन यदि आपने इस टॉपिक को दे दिया तो एक दिन में आपके 9 नंबर पक्के हो गए, राइट। इसी तरीके से ये क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट में भी क्या, एक पैराग्राफ है, उसमें बीच बीच में खाली जगह है, आपको उसको फिल करना है, ठीक है। उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आने लग जाएगा, अपने आप ही आने लग जाएगा कि भी यहाँ पे ये वर्ड आना चाहिए, यहाँ पे ये वर्ड आना चाहिए। देखो ये एक स्किल है, यदि आपने वो स्किल डेवलप कर लिया, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप फिर कर लोगे। यदि आपने उसका तरीका सीख लिया है तो फिर वो चाहे जो मर्जी दे ले आप कर लोगे। लेकिन माना सिनोनियम्स और एंटोनियम्स हैं, आपने पूरे दिन पढ़े, कोई गारंटी नहीं है कि पेपर में वही आएगा जो आपने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या, आपने तरीका सीख लिया तो आप कर लोगे, वो जो मर्जी दे आपको फिर, ठीक है। एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन में भी क्या, सेंटेंस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपको बस एरर को डिटेक्ट करना है, ऑलराइट। और देखो ये सेंटेंस कंप्लीशन, इसमें भी ऐसे ही है, सिंपल है, बस आपको सेंटेंस को कंप्लीट करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और देखो सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये तो बिल्कुल फोकट के नंबर हैं बेटा। PQRS वाला जो है इसको मैं कराऊंगा, मुझे टाइम मिलेगा आगे तो देखो मैं कराऊंगा कि इसको कैसे करना है, इसकी टेक्निक क्या है, ओके। हमको क्या टेक्निक्स फॉलो करनी चाहिए जिससे कि हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट को इजीली कर सकें। लोग इसको बहुत ज़्यादा लाइटली लेके जाते हैं और पढ़ के नहीं जाते, और वहाँ पे जाके दिक्कत होती है, फिर वहाँ पे वो कर नहीं पाते, क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा कि आप बड़े आसानी से इसको कर पाओगे। अब देखो ये जो सेक्शन है, ये जो लेफ्ट साइड वाले जो टॉपिक्स हैं, ये जो 4 टॉपिक्स हैं कंप्रहेंशन को छोड़ के, इनमें है आपका ग्रामर का खेल, ठीक है। यदि आपकी ग्रामर अच्छी है, आपने ग्रामर को पढ़ा हुआ है, तो आप इन चारों टॉपिक्स में बढ़िया परफॉर्म करोगे और चारों से कम 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 12 × 3 36, ठीक है। 36 मार्क्स मिल रहे हैं आपको ओनली ग्रामर से।
तो आप सबसे पहले ग्रामर पढ़ना इन टॉपिक्स को करने से पहले। जब आप ग्रामर को कर लोगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स फिर इजी लगेंगे, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अब देखो आप ये क्लोज टेस्ट या एरर डिटेक्शन करने जाओगे विदाउट ग्रामर तो वो नहीं हो पाएगा, दिक्कत आएगी फिर, ठीक है। और इनके देखो आपको जो एक्सरसाइजेज हैं उनको जरूर करना, जैसे एरर डिटेक्शन है, सेंटेंस कंप्लीशन है और ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, इनकी जो एक्सरसाइज है ना उसको करके जाना। क्योंकि यदि आप विदाउट प्रैक्टिस जाओगे तो वहाँ पर फिर आपको इनको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, बिकॉज हमारा माइंड क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को उस कंडीशन में अंडर प्रेशर सॉल्व करने का फेमिलियर नहीं रहेगा। ओके, तो आपको वो यहीं से करके जाना चाहिए, प्रैक्टिस जरूर करना। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट जरूर लगाना। ओके, तो देखो ये जो टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक्स हैं, इससे अराउंड 15 से 17 क्वेश्चन आएंगे। तो अराउंड 45 टू आपके 50 जो मार्क्स होंगे वो इन 5 टॉपिक्स से होंगे। और देखो इन 5 टॉपिक्स को आप आराम से 5 से 6 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। एक एक दिन भी यदि आप दोगे ना इनको तो आप 5 से 6 दिन में ख़त्म कर सकते हो। अब देखो ये राइट साइड में जो टॉपिक्स हैं इनमें टाइम लगेगा, और इसमें भी देखो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि इसमें आपको काफ़ी हिंट मिल रहा होता है और ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, इजी भी होते हैं, याद भी हो जाते हैं आसानी से, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी ऐसे ही होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, आसानी से याद हो जाते हैं, तो आपको इनको पढ़ने में मज़ा आएगा। और इन सब के बाद में फिर आप सिनोनियम्स और एंटोनियम्स करना। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल मत करना, मैंने नहीं करे थे, वो मेरी एक प्लानिंग थी, मेरी स्ट्रेटजी थी, क्योंकि मेरे अदर सेक्शंस बहुत अच्छे थे, मैथ, रीजनिंग और जीके भी मैंने अच्छी कर ली थी, मैंने पढ़ाई की थी फिर उस टाइम पे, और इंग्लिश में भी मैंने इसी तरीके से अपना काम किया था। तो देखो इस तरीके से आपको ये सिलेबस कवर करना है। ये पहले इनके लिए मत भागना, 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे और उसके चक्कर में आप सारे का कवाड़ा मत करना। पहले इन टॉपिक्स को तैयार करो, ये आसानी से आपको नंबर दिलाएंगे। और ये टॉपिक्स करोगे कैसे? जैसे कि कंप्रहेंशन है। अब ये नहीं कि बस ऐसे लगाते जा रहे हैं और बार बार वही गलती करते जा रहे हैं। देखो आपको कैसे करना चाहिए, माना आपने एक पहले पैसेज को सॉल्व किया, ठीक है, उसके बाद में देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं और आपको क्या दिक्कत आई, राइट। आपको उसके बारे में एनालिसिस करना और अगला जो फिर आप पैसेज अटेम्प्ट करने जाओ, ये कमिटमेंट लेके बैठना कि ये गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए और मेरे को सुधार करना है, राइट। तो अगली बार क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और जो गलती करने की जो टेंडेंसी है वो कम होगी, आपका जो एकाग्रता है वो अच्छी होगी, समझने की जो एनालिटिकल आपके स्किल्स होंगे वो डेवलप होंगे और फिर आप आसानी से चीज़ों को पकड़ने लगोगे। ऑलराइट, उसके बाद में क्या है, आप दूसरे पैसेज का फिर एनालिसिस करना कि भाई क्या गलती हुई है। दूसरे पैसेज में डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। फिर जो गलती अभी भी हो रही है, अगले पैसेज के लिए कमिटमेंट लेकर बैठना कि भाई ये गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। तो जब आप ऐसे करते हुए जाओगे ना, तो यदि आपने 14-15 पैसेज कर लिए तो आपकी इस पर अच्छी कमांड बन जाएगी, ठीक है। फिर आप इसको अच्छे से पकड़ पाओगे, अच्छे से उन पॉइंट्स को पकड़ पाओगे और अच्छे से इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। सभी टॉपिक्स में यही खेल है, ठीक है। क्लोज टेस्ट में भी ऐसे ही होगा। ये देखो स्किल्स हैं, इनको सॉल्व करने के स्किल्स हैं और इनकी कुछ टेक्निक्स भी होती हैं, वो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा, तो आपकी वो वीडियोज़ मिस नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, पता चला कि भाई वीडियो निकल गई। ऑलराइट, और देखो सेंटेंस कंप्लीशन ये भी प्रैक्टिस का खेल है, एक्सरसाइज आप जरूर करके जाना, और ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये भी आपका प्रैक्टिस का खेल है, राइट। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है रिवीजन। रिवीजन इज द मदर ऑफ लर्निंग। यदि आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो जो आपने पढ़ा है वो सारा फिर आप भूलते चले जाओगे, माइंड से निकलता चला जाएगा, क्योंकि काफ़ी सिलेबस है, 4 सेक्शंस हैं, मैथमेटिक्स भी है, रीजनिंग भी है, और फिर जीके में आपको इतनी सारी चीज़ें याद करनी है, करंट अफेयर्स में आपको याद करना है, ठीक है, इंग्लिश में भी इतना सब कुछ याद करना है। ये देखो ये सारी चीज़ें याद करने की हैं, ये जो 5 टॉपिक्स हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर जो ये ग्रामर के जो रूल्स होंगे वो भी आपको याद करने हैं। तो यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो देखो जो पढ़ा है ना फिर वो कबाड़ा बन जाएगा, फिर वहाँ पे ना बहुत तगड़ी वो होती है, कन्फ्यूज़न होती है कि भाई ये वाला था या ये वाला था। वो किस वजह से होती है? क्योंकि हमको क्लैरिटी नहीं होती है, और क्लैरिटी किस लिए नहीं होती है? क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया होता है। तो यदि आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाहिए तो बेटा रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तो आपको रिवीजन जरूर करना है। अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाना कि भाई आज की डेट में मेरे को एक दिन ये करना है। अब देखो उस दिन ये करना है, कंप्रहेंशन करना है, तो उस दिन वो हो जाना चाहिए, ये कमिटमेंट आपका होना चाहिए। जब मैं तैयारी करता था तो मैं इसी तरीके से अपना एक टाइम टेबल बनाता था कि भाई आज मेरे को ये टॉपिक करना, आज ये टॉपिक करना है, राइट।
अब चाहे मेरे को रात के 3 बज जाएं, 4 बज जाएं, चाहे जो मर्जी टाइम हो जाए, मैं उस टॉपिक को ख़त्म करके सोता था। ठीक है, यदि आप ऐसा करोगे तो आपका टॉपिक भी तैयार होगा, सिलेबस भी टाइम टू टाइम होता हुआ चला जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर भर के आएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ेगा। तो आपका एक टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो रिवीजन छोड़ो, आप इस सिलेबस को पूरा भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर तो मोबाइल हाथ में लगा रहता है, हमको लग रहा है हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा पढ़ाई से ज़्यादा टाइम मोबाइल में जा रहा होता है। ठीक है, जब आप ये बनाओगे ना, अपना टाइम टेबल बनाओगे कि मेरे को एक दिन में ये करना है, और जब दिन निकलता हुआ जाएगा मोबाइल में लगे रहोगे तो आपको दिखेगा कि अरे यार अभी तो मैंने कुछ भी नहीं करा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तब आप मोबाइल को बंद करोगे, बाकी सारी चीज़ों से अपना ध्यान हटा के यहाँ पे फोकस करोगे, तभी आप कर पाओगे। ये होती है एम ओरिएंटेड स्टडी। ठीक है, गोल ओरिएंटेड जो बोलते हैं ना कि सर हम गोल ओरिएंटेड है, तो गोल ओरिएंटेड का मतलब यही होता है। इस तरीके से अपना एक एम बनाओ और एक कमिटमेंट लो, तगड़ा एकदम सॉलिड कमिटमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि कमिटमेंट टूट गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन नहीं करोगे तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये आपके दिमाग में से निकलते हुए चले जाएंगे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, ये सब चीज़ें रिवीजन मांगती हैं। इनके लिए आपको कम से कम 2-3 बार रिवीजन करने की जरूरत है, 2 बार तो कम से कम करना ही करना। ये जो चीज़ें हैं ये एक बार को फिर भी चल जाएंगी कि भाई रिवीजन नहीं किया तो चल जाएंगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन ग्रामर के रूल फिर भी आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो भी फिर सिर के ऊपर से जाएंगे। और ये चीज़ें तो बेटा रिवीजन इनको चाहिए ही चाहिए। तो देखो अभी तक हमने बात की कि कैसे पढ़ें। ठीक है, कैसे पढ़ें, टाइम टेबल, रिवीजन। अब देखते हैं कि हमको ये पढ़ना कहाँ से। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम दे रहे हैं वो एफकेट का, और बुक उठा लेंगे किसी और एग्जामिनेशन की। राइट, तो देखो हर एग्जामिनेशन की अपनी अपनी एक डिमांड होती है और उसकी एक स्पेशल बुक भी बनाई जाती है। ओके, तो हर बुक एग्जाम ओरिएंटेड होती है। माना कि एफकेट की कोई बुक है तो वो एफकेट एग्जाम ओरिएंटेड है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उनको एफकेट की अरिहंत की बुक परचेज करनी चाहिए, उसी से उनका एग्जाम क्लियर होगा। नहीं, उनकी जो प्रिपरेशन है वो एफकेट के एग्जामिनेशन के लेवल से ऊपर है। ठीक है, तो उनको ये एक सब काम करने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स काफ़ी सारी हैं मार्केट में, और आप देखते होगे यूट्यूब पर लोग पता नहीं क्या क्या सजेस्ट करते हैं, लेकिन एफकेट के एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश आती है वो इतनी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आती है। इसके लिए आप जो अरिहंत की एफकेट की बुक है वो सफिशिएंट है, आप उससे कर सकते हैं। सीडीएस की बुक पकड़ोगे ना, जो सीडीएस की पाथ फाइंडर है, उसका लेवल बहुत हाई है एफकेट के एग्जामिनेशन से। ठीक है, कुछ बच्चे उससे पढ़ रहे होते हैं। यदि आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो और आप उसको पढ़ रहे हो और आपको सही लग रहा है, दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप कर सकते हो। लेकिन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर एफकेट एग्जामिनेशन तो आपको सीडीएस में जो सिलेबस है वो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, तो जो अरिहंत की बुक है ना, आप उससे तैयारी कर सकते हो, जो लेटेस्ट बुक है उससे आप तैयारी कर सकते हो। तो ये जो पोर्शन है सारा, ये वाला पोर्शन और ये सारी चीज़ें आप उस बुक से करना। लेकिन इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको बुक के अलावा भी आपको इंटरनेट से भी करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी देखो जैसे एसएससी के जो भी एग्जामिनेशंस हो रहे हैं उसमें जो ये आते हैं, ये टॉपिक्स आते हैं, उसके एज इट इज़ क्वेश्चंस एफकेट के एग्जामिनेशन में भी रिपीट होते हैं। और देखो ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये क्या है, सभी एग्जामिनेशन में रिपीट होते रहते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनसे क्वेश्चन सीजीएल के एग्जामिनेशन से और जो अदर एसएससी के एग्जामिनेशंस होते हैं उनसे आते रहते हैं। राइट, और एफकेट का जो पैटर्न है वो भी आजकल सीजीएल की तरफ ही जा रहा है। देखो मैं आगे कोशिश करूंगा कि मैं इन टॉपिक्स को आपको कराऊं और इनको करने की टेक्निक्स क्या होती हैं वो भी मैं आपको बताऊं, जिससे कि आपके टॉपिक आसानी से हो जाए। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि सारी क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। ओके, और देखो कमिटमेंट जरूरी है। जैसे मैंने अभी बताया कि भाई इस दिन आप ये टॉपिक करो, इस दिन ये टॉपिक करो, तो देखो लोड आएगा दिमाग पे। यदि आपकी पढ़ने की आदत नहीं है और आप इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाओगे तो लोड आएगा, कष्ट होगा। ठीक है, मेरा सर दर्द होना शुरू हो जाता था, लेकिन मैं फिर भी करता रहता था, चाहे बेशक सर दर्द हो जाओ। लेकिन जब वो टॉपिक हो जाता था, ख़त्म हो जाता था, जो मेरा एम था, जो एक दिन का मेरा जो टास्क होता था, जो वो ख़त्म हो जाता था, तो फिर बड़ी खुशी होती थी कि हाँ भी मैंने ये टॉपिक कर लिया, और फिर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ओके, तो देखो इस तरीके से करना है। इसके अलावा भी यदि आपके दिमाग में कोई डाउट है, सो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो, और आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी आपके पास में काफ़ी टाइम है। बी कॉन्फिडेंट, स्मार्टनेस के साथ में काम करिए, ऐसे ही रैट रेस में शामिल नहीं होना है, आपको अच्छे नंबर के साथ में एग्जाम क्लियर करना है। ऑलराइट, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन and then for your SSB interview, and that's all for today in this class. Bye for now.